सिरोसिस। सिरोसिस 10 मार्क्स में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में पूछा जाता है। तो सिरोसिस कैरेक्टराइज बाय डिफ्यूज हिपेटिक फाइब्रोसिस एंड नोडुलर फॉर्मेशन। यहाँ पे सिरोसिस एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, फाइब्रोसिस होता है, डिफ्यूज हिपेटिक फाइब्रोसिस। आपके लीवर में पूरा डिफ्यूजली पूरे लीवर में फाइब्रोसिस हो जाएगा और साथ में क्या होगा, नोड्यूल्स बन जाएंगे। It can occurs at any age, has a significant morbidity and is an important cause of premature death. It is important cause of portal hypertension. तो सिरोसिस मोस्ट इम्पोर्टेंट काज है किसका, इसकी वजह से आपको सिरोसिस की वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है। सिरोसिस में डिफ्यूज फाइब्रोसिस होता है, डिफ्यूज हिपेटिक फाइब्रोसिस और नोड्यूल फॉर्मेशन। किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है सिरोसिस। वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन काज क्या है इसका, वायरल हेपेटाइटिस। क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस जो है उसका कॉम्प्लिकेशन के तौर पे आपको सिरोसिस देखने को मिल जाएगा। प्रोलॉन्ग एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, तो अल्कोहल कंजप्शन की वजह से भी सिरोसिस हो जाता है। और NAFLD बट नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ की वजह से भी सिरोसिस हो सकता है। बट एनी कंडीशन लीडिंग टू परसिस्टेंट और रिकरेंट हिपेटोसाइट इंजुरी में लीड टू सिरोसिस। द काज ऑफ सिरोसिस, अब हम काजेस देखते हैं। सबसे पहला अल्कोहल, क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस। तीसरा काज है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़। इम्यून में क्या क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इम्यून में प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस और ऑटो इम्यून लिवर डिसीज़। बिलियरी काज में प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस, सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस और सिस्टिक फाइब्रोसिस। जेनेटिकल में हीमोक्रोमेटोसिस, विल्सन्स डिसीज, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, क्रिप्टोजेनिक chronic venous outflow obstruction, cardiac hepatopathy with chronic hepatic congestion and any chronic liver disease. These are the common cause of cirrhosis. So फिर से रिवाइज करते हैं। अल्कोहल, क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। इम्यून में 2 हैं, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस और ऑटोइम्यून लिवर डिसीज। बिलियरी में प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस, सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस और सिस्टिक फाइब्रोसिस। जेनेटिक में हीमोक्रोमेटोसिस, विल्सन्स डिसीज, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। क्रिप्टोजेनिक काज अननोन है 15%। और क्रॉनिक वीनस आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, कार्डियक हेपेटोपैथी विथ क्रॉनिक हेपेटिक कंजेशन, एनी क्रॉनिक डिसीज। दिस आर कॉमन काज ऑफ सिरोसिस। ठीक है। सिरोसिस में also occur in prolonged biliary injury as in found of primary biliary cholangitis, जैसे हमने काजेस में देखा। प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस, प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस, पोस्ट सर्जिकल biliary structures, persistent impairment of venous return from the liver, such as the found in sinusoidal obstruction syndrome, Budd-Chiari syndrome, cardiac hepatopathy can result in cirrhosis। तो Budd-Chiari syndrome, कार्डियक हेपेटोपैथी, वीनो ओक्लूसिव डिसीज़, ये सारा इसमें आ जाएगा सिरोसिस के काजेस। अब पैथोफिजियोलॉजी, फॉलोइंग लिवर इंजुरी स्टेलेट सेल इन द स्पेस ऑफ डिस्से आर एक्टिवेटेड बाय साइटोकाइंस प्रोड्यूस बाय कफर सेल। तो जैसे ही लिवर की इंजुरी होती है तो स्पेस ऑफ डिस्से में क्या होता है, स्टेलेट सेल्स होती हैं और स्टेलेट सेल क्या होगी, एक्टिवेट हो जाएगी। और यहाँ पे स्टेलेट सेल एक्टिवेट हो जाएगी और एक्टिवेटेड बाय साइटोकाइंस, साइटोकाइंस के द्वारा एक्टिवेट हो जाती है। और साइटोकाइंस कौन प्रोड्यूस करता है, कफर सेल्स और हेपेटोसाइट्स। दिस ट्रांसफॉर्म द स्टेलेट सेल इनटू द माइक्रोफाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल। तो यहाँ पे स्टेलेट सेल एक्टिवेट हो रही है जो कि किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, मायोफाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ए कोलेजन एंड इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन्स एंड अदर मीडिएटर्स दैट प्रमोट द हिपोटोसाइट डैमेज एंड टिश्यू फाइब्रोसिस। तो ये क्या है, स्टेलेट सेल किस में ट्रांसफॉर्म हो गई है, मायोफाइब्रोब्लास्ट सेल में, जो कि क्या करती है, कोलेजन प्रोड्यूस कर सकती है, जो कि इन्फ्लामेटरी capable of producing कोलेजन, प्रोड्यूसिंग इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन्स एंड मीडिएटर्स, जो कि प्रमोट करते हैं हेपेटोसाइट के डैमेज को, टिश्यू में फाइब्रोसिस होगा। सिरोसिस इज टेक्निकली अ हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस, although most cases will diagnose on a combination of imaging, clinical science and fibrosis markers. Fibrosis evolves over year
and the progression can be described semi-quantitatively. Fibrosis and widespread hepatocyte loss lead to distortion of normal liver architecture that disrupt the hepatic vasculature, causing protosystemic shunt. These changes usually affect the whole liver, but in biliary cirrhosis that can be patchy. बिलियरी सिरोसिस जो होगा वो पेची होगा, बाकी होल लिवर डैमेज हो जाएगा. तो सिरोसिस जो होता है ना, इसमें हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस देखने को मिलेगा. यहाँ पे डायग्नोसिस जो है वो इमेजिंग टेक्निक से या क्लिनिकल साइंस के बेस पे कर सकते हैं, फाइब्रोसिस मार्कर के बेस पे कर सकते हैं. फाइब्रोसिस जो है कुछ सालों में देखने को मिलेगा और इसमें सेमी क्वांटिटिवली ये प्रोग्रेस होगा. फाइब्रोसिस जो है और साथ में वाइड स्प्रेड हिपेटोसाइट लॉस, हिपेटोसाइट्स लॉस हो रही है, फाइब्रोसिस हो रहा है, तो इसकी वजह से डिस्टोर्शन हो जाएगा नॉर्मल लिवर आर्किटेक्ट में. ठीक है, हेपेटिक वस्कुलेचर जो है वो क्या होगा, डिस्टर्ब्ड, और इसकी वजह से प्रोटोसिस्टेमिक शंट बनेगा. तो यहाँ पे जो पोर्टल ट्रैक्ट्स हैं वो दिए हुए हैं. पीटी मतलब यहाँ पे जो पोर्टल ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं डायग्राम में. हिस्टोलॉजिकल फीचर्स इन नॉर्मल लिवर हेपेटिक फाइब्रोसिस एंड सिरोसिस. नॉर्मल लिवर में कॉलम्स ऑफ हेपेटोसाइट 1-2 cells thick radiate from portal tracts or to the portal veins. The portal tract contain a normal intralobar bile duct branch of hepatic artery and portal venous radicals. यहाँ पे जो दूसरा वाला डायग्राम है इसमें फाइब्रोसिस दिख रही है अपन को, इस वाले में फाइब्रोसिस दिख रही है. ठीक है, सी वाले में सिरोसिस है. द लिवर आर्किटेक्चर इज डिस्टर्प्टेड. यहाँ पे लिवर का पूरा आर्किटेक्चर डिस्टर्ब हो चुका है सिरोसिस में. और पोर्टल ट्रैक्ट जो नॉर्मली अरेंज रहते हैं, पोर्टल वेंस अरेंज रहती है नॉर्मली, वो लॉस्ट हो चुका है. नोड्यूल्स बन चुके हैं और ठीक है, पिंक ऑरेंज स्टेनिंग फाइब्रस टिश्यू, पिंक और ऑरेंज स्टेनिंग ले लिए, वो फाइब्रस टिश्यू है. ठीक है, ये नॉर्मल आर्किटेक्ट था, यहाँ पे पूरा डिस्टर्ब हो चुका है. तो नो फाइब्रोसिस. फिर फिगर 1 में अपन को फाइब्रस पोर्टल एक्सपेंशन, देन फाइब्रस पोर्टल एक्सपेंशन विथ फ्यू ब्रिजेस और सेप्टा भी बन गए और फाइब्रोसिस भी हो गई. फिर उसके बाद क्या बन गया, सीवियर फाइब्रोसिस विथ न्यूमरस ब्रिजेस और सेप्टा, और फिर फाइनली सिरोसिस. ठीक है, तो इस तरीके के डायग्राम बना सकते हैं कि जहाँ पे कोई फाइब्रोसिस नहीं है, फिर दूसरे वाले में फाइब्रोसिस होने लगी, फिर फाइब्रोसिस के साथ सेप्टा बने, फिर यहाँ पे सीवियर फाइब्रोसिस विथ न्यूमरस ब्रिजेस और सेप्टा और सिरोसिस. नाउ क्लिनिकल फीचर्स. The clinical presentation is highly variable. Some patients are asymptomatic and the diagnosis is made incidentally at ultrasound or surgery. Other present with isolated hepatomegaly, splenomegaly, sign of portal hypertension और hepatic insufficiency. तो कभी कभी तो अपन को एसिम्टोमेटिक मिल जाएगा, लेकिन स्प्लिनोमेगेली, हिपेटोमेगेली, पोर्टल हाइपरटेंशन के साइन सिम्टम मिल सकते हैं, हेपेटिक इनसफिशिएंसी. और इसके अलावा व्हेन सिम्टम आर प्रेजेंट दे आर ऑफन नॉन स्पेसिफिक एंड इंक्लूड वीकनेस, फटीग, मसल क्रैम्प, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, नोजिया, अपर एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट. तो वीकनेस होगी, नोजिया होगा, फटीग, मसल क्रैम्प, लॉस ऑफ वेट लॉस, एनोरेक्सिया, नोजिया, अपर एब्डोमेन पेन. Cirrhosis will occasionally present because of shortness of breath due to a large right pleural effusion. तो shortness of breath भी मिलेगी due to pleural effusion और with hepatopulmonary syndrome. क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहला हेपेटोमेगेली, जॉन्डिस, एसाइटिस, सर्कुलेटरी चेंजेस, स्पाइडर, टेलिंजेक्टेशिया एंड पामर इरिथमा. एंडोक्राइन चेंजेस, लॉस ऑफ लिपिडो, हेयर लॉस, मेन में गाइनेकोमेस्टिया, टेस्टिकुलर एट्रोपी, इम्पोटेंसी, वुमेंस में ब्रेस्ट एट्रोपी, इरेगुलर मेंसेस, एमेनोरिया, हेमरेजिक टेंडेंसी, ब्रूइस, पापुरा एंड एपिस्टेक्सिस. पोर्टल हाइपरटेंशन, स्प्लेनोमेगेली, कोलेटरल वेसल्स एंड फेरेसियल प्लीडिंग. हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी एंड अदर फीचर्स में पिगमेंटेशन, डिप्यूट्राइन कॉन्ट्रैक्चर, अल्कोहल एक्सेस की वजह से डिप्यूट्राइन कॉन्ट्रैक्चर होगा, और पिगमेंटेशन, हेमोक्रोमेटोमेसिस. सो यहाँ पे मैं इन सबको डिस्क्राइब नहीं कर रहा क्योंकि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को ये सब पता रहता है कि हेपेटोमेगेली क्या है, लिवर एनलार्जमेंट, जॉन्डिस है ना, येलो डिस्कलरेशन हो गया, एसाइटिस, अक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड. तो स्प्लेनोमेगेली, हेमरेजिक टेंडेंसीज, प्यूपेरा,
परप्यूरा एपिस्टेक्सिस वगैरह। और मेंस में गायनेकोमेस्टिया, टेस्टिकुलर एट्रोपी, टेस्टिकुलर एट्रोपी और इम्पोर्टेंसी। और वुमेन्स में ब्रेस्ट एट्रोपी, रेगुलर मेंसेस, एमेनोरिया। हेपेटोमेगली इज कॉमन व्हेन द सिरोसिस ड्यू टू अल्कोहलिक लिवर डिसीज और हीमोक्रोमेटोमेसिस। अगर हीमोक्रोमेटोमेसिस की वजह से हुआ है या अल्कोहल की वजह से हुआ है तो वहाँ पे हेपेटोमेगली मिलेगी। प्रोग्रेसिव हेपेटोसाइट डिस्ट्रक्शन एंड फाइब्रोसिस, ग्रेजुअली लिवर साइज, तो लीवर का साइज फिर रिड्यूस होने लगता है और फिर वहाँ पे श्रिंकेज हो जाएगा लीवर ऑफन हार्ड, इरेगुलर और नॉन टेंडर। टेंडर नहीं मिलेगा, हार्ड रहेगा, इरेगुलर, नॉन टेंडर। जॉन्डिस इज माइल्ड व्हेन इट इज़ फर्स्ट अपीयर एंड इज ड्यू टू द फेल्यूर ऑफ एक्सेस बिलिरुबिन। पामर इरिथमा देखने को मिलेगा, रेडनेस ओवर द तीनार एंड हाइपोथेनार इमिनेंस। तो तेनार और हाइपोथेनार इमिनेंस पे पामर इरिथमा कैन बी सीन इन अर्ली इन द डिसीज बट इज ऑफन of limited diagnostic value as it occurs in the many other conditions associated with hyperdynamic circulation including the pregnancy as well as being found in many healthy people. Spider telangiectasia or spider nevi. स्पाइडर टेलंजिएक्टेशिया एंड स्पाइडर नेवी भी देखने को मिल सकती है अपन को। और इसके अलावा क्या मिलेगा हमें, and comprise a central arteriole rise the skin surface from which small vessel radiate. They blanch with the pressure and refill from the center outward. Are usually found on the hands, face and upper chest. तो ये जो टेलंजिएक्टेशिया है ये हैंड फेस वगैरह में देखने को मिलेगा अपर चेस्ट में। 1 or 2 स्मॉल स्पाइडर टेलंजिएक्टेशिया may be present in up to 15% of young healthy adults and may occur transitionally in great numbers in a third trimester of pregnancy, but in otherwise multiple spider telangiectasia are a strong indicator of liver disease. telangiectasia अगर देखने को मिल रहा है तो है ना, जिसमें क्या होता है कि सेंट्रल आर्टीरियल होता है ना, स्किन सरफेस पे ये रहता है और वेसल जो है वो रेडिएट होती है यहाँ पे। तो प्रेगनेंसी में भी थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में रहता है, लेकिन ये ज़्यादातर इंडिकेटर होता है लीवर डिसीज़ का। फ्लोरिड स्पाइडर टेलंजिएक्टेशिया एंड गायनेकोमेस्टिया आर द मोस्ट कॉमन इन अल्कोहलिक रिलेटेड सिरोसिस। अगर अल्कोहलिक वाला है तो गायनेकोमेस्टिया मिलेगा और टेलंजिएक्टेशिया, ठीक है। और पिगमेंटेशन इज मोस्ट स्ट्राइकिंग इन हीमोक्रोमेटोमेसिस एंड इन एनी लिवर सिरोसिस एसोसिएटेड विद प्रोलॉन्ग कोलिस्टेसिस। जहाँ पे प्रोलॉन्ग कोलिस्टेसिस हुआ है वहाँ पे अपन को पिगमेंटेशन मिलेगा। क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स एंड टोस इज नॉट अ साइन ऑफ सिरोसिस बट इज सीन इन द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपोक्सिया हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम। हाइपोक्सिया हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम के साथ कंबाइन हो सकता है क्लबिंग, बट लीवर सिरोसिस का मोस्ट कॉमन फीचर नहीं है, साइन नहीं है। एंडोक्राइन चेंजेस आर नोटिस्ड मोर रेडली इन द मेन हु शो अ लॉस ऑफ मेल हेयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेस्टिकुलर एट्रोपी। एंडोक्राइन रिलेटेड आएंगे ना, टेस्टिकल्स में एट्रोपी, मेल हेयर डिस्ट्रीब्यूशन लॉस होने लगेगा, गायनेकोमेस्टिया होगा, ठीक है। और इजी ब्रूइजिंग becomes more frequent as cirrhosis advance. Splenomegaly, collateral vessel formation, portal hypertension, ये सब मिलेगा। जॉन्डिस, एसाइटिस, एंसेफेलोपैथी, वेरिशियल ब्लीडिंग, ये सब एसोसिएटेड रहेगा। हेपेटिक कंप्रेशन, डीकम्पनसेटेड लिवर डिसीज। अदर क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी फीचर्स में क्या रहेगा, एडिमा, रेनल फेल्यूर, हाइपोएल्बुमिनेमिया, कोएगुलेशन एबनॉर्मलिटीज़, ठीक है। तो पेरिफेरल एडिमा मिलता है अपन को लिवर सिरोसिस में, रीनल फेल्योर, हाइपोएल्बुमिनेमिया, कोगुलेशन एबनॉर्मलिटीज़, ये सारा सिम्टम हो गया। एनीमिया भी मिल सकता है, ठीक है। और बोन मेरो सप्रेशन, हीमोलाइसिस और क्रॉनिक ब्लड लॉस। अब फीचर्स ऑफ क्रॉनिक हेपेटिक सिरोसिस, क्रॉनिक लिवर फेलियर। क्रॉनिक लिवर फेलियर के फीचर्स क्या होगा, वॉर्सनिक सिंथेटिक लिवर फंक्शन, प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड लो एल्बुमिन। एल्बुमिन लो हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम प्रोलॉन्ग, जॉन्डिस, वेरिशियल ब्लीडिंग, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी और एसाइटिस, ये स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस और हिपोटोरेनल फेलियर। तो क्रॉनिक लिवर फेलियर के केस में अपन को सिंथेटिक लिवर फंक्शन जो है वो वॉर्स रहेंगे, मतलब कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम प्रोलॉन्ग और लो एल्बुमिन मिलेगा। जॉन्डिस, वेरिशियल ब्लीडिंग, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी और एसाइटिस। अच्छा, इसको सिरोसिस को मैनेज कैसे करेंगे? दीज इंक्लूड द ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग काज, मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन इंक्लूडिंग एसाइटिस, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी
एंड पोर्टल हाइपरटेंशन एंड वेरिसेस, इनको मैनेज करेंगे। सबसे पहला न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन सिरोसिस। माल न्यूट्रिशन इज फ्रिक्वेंट कॉम्प्लिकेशन affecting up to 50% of patients with decompensated cirrhosis. Loss of muscle mass. Sarcopenia is associated with higher rate of complication including infection, encephalopathy and ascites. Although BMI is most widely used measure of nutritional status, sarcopenia can coexist with obesity, especially in the patient with non-alcoholic fatty liver disease. Hand grip strength is a simple and inexpensive way to assess the muscle function. तो हैंड ग्रिप करके देखो मसल का अगर फंक्शन टेस्ट करना है। बाकी जो मालन्यूट्रिशन 50% पेशेंट में देखने को मिलता है, मसल का मास लॉस होगा जिसको क्या कहते हैं सार्कोपीनिया, ठीक है, और हायर रेट रहेगा सार्कोपीनिया का। और इसके अलावा यहाँ पे हैंड ग्रिप वाला देख लिया हमने। फिर उसके बाद में एंड डेली कैलोरी इंटेक शुड बी नो लोअर देन 35 किलो कैलोरी per kg body weight with a daily protein intake 1.2 to 1.5 gram per kg. A late evening snack with help to minimize overnight fasting, which could otherwise trigger a catabolic state in cirrhosis. If patients are unable to achieve adequate oral intake, enteral feeding should be considered. मतलब अगर वो orally नहीं ले पा रहा है तो enteral feeding करवाना पड़ेगा उसको। स्क्रीनिंग फॉर कॉम्प्लिकेशन, स्क्रीनिंग करानी पड़ेगी। वंस डायग्नोसिस ऑफ सिरोसिस इज मेड, एंडोस्कोपी शुड बी कंसिडर टू स्क्रीन ऑफ द एसोफेजियल वेरिसेस, क्योंकि एसोफेजियल वेरिसेस इसका कॉम्प्लिकेशन है तो हमको उसको चेक करना पड़ेगा। सिरोसिस एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, पेशेंट शुड बी प्लेस अंडर रेगुलर सर्विलेंस फॉर इट। सर्विलेंस में रखना पड़ेगा ताकि अपन देख सके कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा तो नहीं हो गया। सिरोसिस एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड एसोसिएटेड फ्रैक्चर के चांस रहेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस रहेंगे। बोन मिनरल डेंसिटी को मेज़र करना पड़ेगा। और क्रॉनिक लीवर फेलियर में जा सकता है क्योंकि अगर ट्रांसप्लांटेशन कराया गया तो। और प्रोग्नोसिस, मोस्ट ऑफ द सिरोसिस chronic liver disease run gradually progressive course, although many patients present with advanced disease and serious complication that carry a higher mortality. Prognosis is more favorable when the underlying cause can be corrected. अगर कास्ट को करेक्ट कर दिया तो वहाँ पे प्रोग्नोसिस गुड होगा। सिरोसिस कैन बी कैटेगराइज इनटू अ टू प्रोग्नोस्टिक ग्रुप, कंपनसेटेड एंड डीकंपनसेटेड। डीकंपनसेटेड सिरोसिस इज डिफाइंड एज by the presence of complication including the ascites, variceal bleeding, jaundice, encephalopathy, which are the main determinant of the patient survival. तो यहाँ पे डीकम्पनसेटेड में क्या आ जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस जैसे एसाइटिस। सो यहाँ पे डीकम्पनसेटेड वाले में अपन ने देखा कि इसमें क्या होगा। डीकम्पनसेटेड वाले में ये रहता है कि यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे इंक्लूडिंग एसाइटिस, वेरिशियल ब्लीडिंग, जॉन्डिस एंड एन्सेफेलोपैथी, which are the main determinants of the patient survival. Compensated patients have a relatively good prognosis with a median survival more than 12 years. However, in decompensated cirrhosis, median survival is around 2 years. तो decompensated वाले 2 years सर्वाइव करेंगे और जो compensated वाले हैं वो 12 years से ज़्यादा सर्वाइव करेंगे। यहाँ पे rise bilirubin, low albumin and prolonged prothrombin time reflect the impaired liver function along with the renal function and hyponatremia. These are all bad prognostic feature. Prognostic score including child, pug and MELD, model of 4 and stage liver disease score can be used to assess the prognosis in the chronic liver disease. तो MELD कराना है यहाँ पे, ठीक है। एल्गोरिदम इंक्लूडिंग सीरम क्रिएटिनिन, सीरम बिलिरुबिन और INR। तो MELD में सोडियम स्कोर भी चेक करेंगे अपन, ठीक है। और UK ELD यानी यूनाइटेड किंगडम मॉडल ऑफ एंड स्टेज लिवर डिसीज, जो कि हम नीचे बॉक्स में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पग क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्नोसिस ऑफ सिरोसिस। पग क्लासिफिकेशन में सबसे पहले एन्सेफेलोपैथी, अगर नहीं है एन्सेफेलोपैथी तो 1 स्कोर देंगे, अगर एन्सेफेलोपैथी माइल्ड लेवल की तो 2 स्कोर, और अगर मार्क्ड है तो 3। बिलिरुबिन में देखेंगे अपन प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस, स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस लेस देन 68 170 और मोर देन 170, ठीक है। स्कोरिंग आप देख ही रहो। अदर काज ऑफ सिरोसिस, एल्बुमिन और प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड एसाइटिस। एसाइटिस में नन माइल्ड और मार्क्ड, और प्रोथ्रोम्बिन टाइम लेस देन 4 to 6, मोर देन 6। एल्बुमिन मोर देन 35, 28 to 35 और लेस देन 25, ठीक है। लेस देन 28 है तो वहाँ पे 3 स्कोर देंगे,
क्योंकि इसमें हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया हो जाता है और प्रोथ्रोम्बिन टाइप बढ़ जाता है, यानी 6 से ज़्यादा हो जाता है मार्क्ड वाले में, और एसाइटिस मार्क्ड मिलता है 3 ग्रे स्कोर में, 1 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर। इसमें किस तरीके से यहाँ पे प्रोग्नोसिस हो रहा है, सर्वाइवल देख रहे हैं। और MELD अपन ने देखा ही था, ठीक है। तो MELD वाला जो स्कोर है उसमें नो कॉम्प्लिकेशन और कॉम्प्लिकेशन, 9 ईयर से कम सर्वाइव कर रहा है, 9 से कम स्कोर है, 10 से 19 स्कोर, 20 to 29 और 30 to 39। कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो 97 दे दिया। इसमें 8 करते हैं। MELD कैसे बनाते हैं, इसमें क्या करते हैं कि 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.378 प्लस 1.12 प्लस 0.957। इसमें देखो सीरम बिलिरुबिन, सीरम क्रिएटिनिन को क्या कर रहे हैं अपन, 8 करते जा रहे हैं। सीरम क्रिएटिनिन, सीरम बिलिरुबिन और आपका INR, इन सबको कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सीरम बिलिरुबिन, सीरम क्रिएटिनिन और INR, इन सबको ऐड कर रहे हैं और 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे MELD आ जाता है। तो MELD कितना आ रहा है उस पर इसका स्कोर डिपेंड करेगा। MELD यानी मॉडल फॉर इंग्लैंड एंड स्टेज लिवर डिसीज। MELD पग और MELD वाला अपन ने देखा, पग वाला थोड़ा सा इजी था, MELD वाला इसमें <9। MELD में क्या है, <9, 10 to 19, 20 to 29 और 30 से 39। तो अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो MELD आ रहा है 97, कॉम्प्लिकेशन है तो 90 आएगा। 10 to 19 आ रहा है स्कोर, तो यानी 90 है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड में 85 और 20 to 29 70 और कॉम्प्लिकेटेड वाला 65 और 30 to 39 में 70, इधर 50।